हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं लेक्चर नंबर 5 में। और जैसा कि हमने लेक्चर 4 तक अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, पर अभी भी उसकी एक्सरसाइज बाकी रह रही है। और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम इसका रिकैप करवाएंगे, उसके बाद मैं देख रहा था कि रिकैप में भी एक अच्छा खासा टाइम लग रहा है। तो एक काम हम क्यों नहीं करते कि हम जैसे ही हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम एक सीरीज में इन सभी का एक साथ रिकैप करवा देंगे। अभी तो हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, इसे आप अच्छे से देखो, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। और अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम देख लेते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ये हमारे सामने एग्जांपल्स दे रखे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने स्टेट्स पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमें सबसे पहले तो डेंसिटी का मतलब ही हमें मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी आखिर में है क्या। डेंसिटी क्या है हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने देखा है। और ये क्या होता है, घनत्व होता है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस की होती है। तो हमें सबसे पहले तो जो हमें गिवन एग्जांपल्स है इनमें से यही डिफरेंशिएट कर लो कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो फटाफट से करते हैं। पहला क्या दे रखा है इन्होंने, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी से जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता है तो क्या वो गैस ही तो होती है ना, जो काली काली कलर की होती है। तो मैं सॉलिड के लिए एस लिख देता हूं यहां पर। तो भैया सॉरी, ये सॉलिड नहीं, ये गैस है, तो गैस के लिए जी। हनी मतलब शहद, लिक्विड होता है तो एल। वाटर भी है, क्या है, लिक्विड है, एल। फिर चौक क्या है, यहां पर एक सॉलिड है, कॉटन एक सॉलिड है, कपड़ा सॉलिड, एंड आयरन एक सॉलिड है। अब आप कहेंगे कि देखो यहां तो लिक्विड भी 2 हो गए, सॉलिड 3 हो गए, अब इनमें से कैसे पता करेंगे। तो ये हमारे डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से हम आराम से पता कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो किसकी होगी डेंसिटी, सबसे ज्यादा किसकी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब कि पहले हमें कम लिखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ानी है। तो सबसे कम किसकी होगी, गैस की। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, तो गैस तो एक ही दिख रहा है हमें, तो फटाफट से लिख देते हैं एग्जॉस्ट, आंसर। ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, इसके बाद में अब आ जाएंगे हम लिक्विड पर। सॉलिड का तो सबसे ज्यादा होता है, अब लिक्विड में आ जाएंगे। अब लिक्विड में भी हमें 2 दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है हनी, शहद और वाटर। अब आप खुद ही बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हनी की या वाटर की। देखो गाढ़ा गाढ़ा कौन होता है, हनी, शहद होता है गाढ़ा गाढ़ा, तो उसकी गाढ़ा है अगर, तो उसकी डेंसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एग्जांपल से 2 ग्लास ले लीजिए सेम साइज के, और उनमें एक में शहद भर लीजिए पूरा और एक में पानी, और फिर उठा के देखिए किसका वजन ज्यादा होगा, शहद वाले का। इसका मतलब है कि सेम वॉल्यूम था पर मास किसमें ज्यादा आया, शहद वाले में, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा है तो हमें पहले क्या लिखना है, कम, फिर उसके बाद ज्यादा लिख रहे हैं ना हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वाटर लिख देंगे, वाटर, देन लिखेंगे हनी। अच्छा, तो ये सारे हो गए, ये सारा लिख लिया। अब बात करते हैं चौक, कॉटन एंड आयरन। ये तीनों किसमें एग्जांपल है, सॉलिड के एग्जांपल है। अब फटाफट से बताते हैं कि इसमें क्या होगा। देखो मुझे लग रहा है कॉटन का सबसे कम होगा डेंसिटी, कॉटन का सबसे कम होगा। हम कपड़े पहनते हैं जो, तो फटाफट से कॉटन लिख लेते हैं, कॉटन। ठीक है, चौक का फिर इसके बाद में जो होगा चौक का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, आयरन का, मतलब लोहा, आयरन सबसे ज्यादा भारी होता है ना ये। अब देखो भारी होने से तो ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ये समझे कि इतना ज्यादा ले लो तो ये ज्यादा भारी हो जाएगा। अगर कॉटन भी बहुत सारा ले लोगे तो वो भी भारी हो जाएगा, और आप टुकड़ा ही लो आयरन का तो नहीं। हमें डेंसिटी देख रहे हैं यहाँ पे, सेम वॉल्यूम होना चाहिए, और फिर मास कंपेयर कर लो, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। कैसे देखेंगे, सबसे पहले अप्रोच करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख लेंगे। सबसे कम होता है किसका, गैस का, फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड का। तो उस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने आंसर लिख दिया। सेकंड, लिक्विड हैव जनरली लोअर डेंसिटी। हमने यहां देखा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से किया है कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस फ्लोट करती है वाटर पर। हमने डेली एक्सपीरियंस से ये भी देखा ही है, जब भी पानी ठंडा करना होता है तो हम अपने सॉलिड क्यूब्स, आइस के क्यूब्स उस वाटर में डाल देते हैं और ऊपर तैर रहे होते हैं। अब ऐसा कैसे हुआ, और हम जानते भी है कि आइस सॉलिड है, लिक्विड, वाटर लिक्विड है। तो ये
फ्लोट क्यों कर रहा है? अगर डेंसिटी ज्यादा है तो फिर नीचे चला जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्यों? मास ज्यादा है उसका। तो फ्लोट क्यों करता है, ये है एक एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों होता है इसका फील भी मैं अभी आपको करा देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसका आंसर तो यही होगा कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है? जब वाटर में हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वाटर H2 हम जब भी जानते हैं, तो H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं, रैंडमली ये घूमते रहते हैं एक दूसरे से। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं ताश का, कार्ड्स, प्ले कार्ड्स आप जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं ताश। तो उनको जब हम एक साथ लेते हैं, आई थिंक 32 होते हैं, तो उन्हें एक साथ लेते हैं तो वो मतलब हमारे हाथ में यूं ही आ जाते हैं डायरेक्ट। पर हम रील्स पर देखते हैं, यूट्यूब पर रील्स पे, तो उसका कुछ हाउस टाइप बना देते हैं या कुछ महल टाइप बना देते हैं उससे, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और मास तो सेम ही रहा ना, कार्ड्स तो 32 ही थे। ठीक है। तो वहां जब उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमने, तो वहां क्या होनी चाहिए थी, डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए थी अगर एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है तो। पर ऐसा नहीं होता, वहां उसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि अब उसका क्या हो गया है, वॉल्यूम या साइज बड़ा हो गया है। और कार्ड्स को जब हम हाथ में लेते हैं तो इतने से होते हैं, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है जब हम इस तरीके से लेते हैं, और कम हो जाती है जब उनका कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे हुआ। वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो एकदम रैंडमली थे, पर जब हम उनका टेम्परेचर कम करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर देते हैं या 0 डिग्री पे, तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं केज लाइक। एक केज लाइक का मतलब है जैसे हम शेर, इनको केज बनाते नहीं है, पक्षियों की कोई केज होती है उस तरीके से। तो केज में क्या होता है, बीच में खाली जगह होती है और चारों ओर दीवार होती है। तो वैसा स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मास उतना ही रहता है, इससे डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां पर यही कारण है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का वगैरह का, तो हम यहां तो देखो मैंने यहां कोमे के यूज किया है। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पर मान लीजिए जब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात ही ना करे, तब हम कैसे आंसर देंगे? तो हम कुछ साइंस का यूज करते हैं। जैसे आपने ये देखे भी होंगे इस तरीके के साइन, यूं, ये और ये वाले साइन देखे हैं कि नहीं देखे? ये मैथ में आते हैं। ठीक है। एक बार मैं ब्रीफ इनका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जब ये साइन और ये साइन ऑलमोस्ट सेम है, बस इनका डायरेक्शन चेंज किया गया है। अब देखिए ये इस तरीके से, तो इसका ये मुंह है जो ओपन हो रहा है, ये जिस तरफ ओपन होता है उस तरफ हम लार्ज क्वांटिटी रखते हैं, बड़ी वाली क्वांटिटी रखते हैं। हम जहां कोई ज्यादा चीजें होती है, हमारी नजर उधर ही होती है, नहीं, हमारा मुंह उधर ही होता है। इसी तरीके से ये भी सेम है। इसका जिधर मुंह ओपन होगा, ये मुंह ओपन इधर की तरफ हो रहा है, तो यहां पर जो भी क्वांटिटी होगी, एक तो इधर क्वांटिटी होगी और एक इधर क्वांटिटी होगी। देखो यहाँ जैसे कोमा लगा दिया, अगर कोमा की जगह मैं ये यूज कर लूं, यहाँ ये यूज कर सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। और हनी, सॉरी, ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी एंड वाटर, चौक, कॉटन, सॉरी यहाँ कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। देखो हनी की ज्यादा होती है ना, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो कम तो किसकी होती है भैया? वाटर की कम होती है ना, वाटर। और उसके बाद किसकी होती है? हनी की। शहद की ज्यादा होती है ना पानी से, तो हमें ये ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये लिक्विड। ओके। तो अगर मैं यहां इस तरीके से यूज कर लूं ये साइन को, तो यहां ये क्या बता रहा है, मुंह इसका किधर की तरफ ओपन है? हनी की तरफ। तो ये क्या बता रहा है, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये यहां ये साइन बता रहा है कि हनी की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से। तो आपको ये साइन का मतलब पता चल गया क्या है ये साइन। अगर अब इसका मुंह ऐसे हो, इस तरीके से इसका मुंह हो, ये, तो ये बताएगा कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है इससे। अब हम किसी की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये वाला साइन क्या बताएगा? जानते हैं हम, इक्वल का। दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब इस पर भी बेस हमारे इस चैप्टर में एग्जांपल दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले सीख लेते हैं कि हम यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि यूनिट्स के, टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो आप जानते हैं सेल्सियस होती है, एक होती है सेल्सियस, दूसरी होती है केल्विन,
और तीसरी होती है फ़ारेनहाइट। ये आपने नहीं सुना हो पर होती है ये, ठीक है, फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब वो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो उसने केल्विन में टेम्परेचर दे दिया और पूछ रहा है कि सेल्सियस में बताओ, सेल्सियस में दे दिया, केल्विन में पूछ रहा है, कभी सेल्सियस में दे दिया, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। वैसा ऐसा होगा नहीं, फ़ारेनहाइट में आपसे नहीं पूछेगा, पर फिर भी हम देख लेंगे एक बारी से, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो है सेल्सियस और केल्विन, जो कि बहुत आसान है। अब इसका एक फॉर्मूला मैं आपको सीधा सीधा लिखवा देता हूं कि डिग्री सेल्सियस इधर लिखो इज इक्वल टू, क्या होगा यहां पर, ये नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा यहां, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये लिख दीजिए। ये फॉर्मूला हो गया यहाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। इससे आप निकाल सकते हैं, केल्विन में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे, और सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में निकाल लेंगे। अब देखो यहां मैंने डिग्री यूज किया है, ये सेल्सियस में ही केवल आता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है, यहां ओनली केल्विन होता है, ये ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट का भी फॉर्मूला होता है, अभी देखेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया है कितना बोला है 27। देखो ये 0.5 जो है इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट मैंने बताया इसीलिए मैंने 0.5 भी दिखा दिया, बाकी इसे इग्नोर कर सकते हैं आप। तो मैं मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारा, क्या है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब हमें फॉर्मूला ध्यान है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं कि केल्विन में निकालना है, और केल्विन के बराबर में क्या दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है प्लस 273.15। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, डिग्री सेल्सियस की पता है, केल्विन की हमें निकालनी है, केल्विन की क्या है निकालनी है। तो हम केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कितना है हमारे पास 27 प्लस 273 और 0.5 को आप इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 300 केल्विन। इसका मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल पे 27 डिग्री किसके बराबर है, केल्विन के 300 पर, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे आप। अब एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें वो केल्विन में दे रखा हो और आपसे किस में पूछ रहा हो, डिग्री सेल्सियस में। अच्छा इसका भी एक हम वैसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस आपको ये 273 इधर लाना पड़ेगा, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। क्या होगा ये, अगर ये डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, केल्विन माइनस 273.15, सिंपल, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये यही सेम फॉर्मूला ही है, ये प्लस का इधर माइनस में आ गया, आप ये सीख लेंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने दे दिया है आपको वही 350 केल्विन, 0.5 को इग्नोर करेंगे हम और इसका आंसर निकाल देंगे, तो डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, केल्विन कितना दे रखा है 350 माइनस 273, ये कैलकुलेट करने के बाद में आप जानते हैं 77 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस, ये निकाल सकते हैं आराम से, सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फ़ारेनहाइट का भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो इसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है ये फॉर्मूला इसका, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये इसका कुछ फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप ले लीजिए, इसमें क्या लेंगे आप, 41 ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट में एग्जांपल दे रहा हूं, फ़ारेनहाइट में मैंने 40 ले लिया, 41, ठीक है, 41 टेम्परेचर ले लिया, तो बताओ मुझे डिग्री सेल्सियस में ये कितना होगा। आप निकालो अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो हम निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, फ़ारेनहाइट का कितना है 41 माइनस 32। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ऊपर 5/9 इंटू 9, ये 9 से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, ये 5। तो अपना आंसर क्या आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको आ गया, ठीक है। यही बात थी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोल रहा है ये? कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अभी अभी हम कन्वर्जन देख करके ही आए हैं, तो यहां से पता कर सकते हैं सेल्सियस स्केल का। देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं सेल्सियस का। क्या है फॉर्मूला? है डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो केल्विन माइनस 273.15। क्या ये देख करके आए हम अभी पिछली स्लाइड में? तो इसका देखते हैं। 300 केल्विन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितना दे रखा है 300 माइनस क्या है ये 273.5 को इग्नोर 273, ये कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आ गया आंसर? ठीक है, सेम इधर भी कर लेते हैं एक बार। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 573 केल्विन में रख दिया ना, यहाँ केल्विन की वैल्यू पुट कर दी 373, गिवन टेम्परेचर और फिर 273, तो ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। अब अच्छा ये केल्विन में निकाल पा रहा है तो केल्विन का भी फॉर्मूला में ध्यान है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करें कि हम माइनस करें, तो आप सिंपल से ध्यान रखिए कि एबीसीडी में बाद में कौन आता है? के आता है, सी पहले आता है, तो के बाद में आता है तो इसका मतलब वो ज्यादा है। अगर ज्यादा है, जब कोई चीज ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं उसमें प्लस करते हैं कि नहीं करते? तो केल्विन क्या है एबीसीडी में बाद में आता है, ये ज्यादा है, सी से बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, सी पे पहले आता है तो केल्विन में से माइनस करेंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाकी आप अपनी तरीके से बना लेना, कुछ और बनना है तो यहाँ फॉर्मूला आप लगा देंगे फटाफट से। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये केल्विन का फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री क्या है ये केल्विन का फॉर्मूला है ना आपका, तो ये डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिखो यहाँ पर 25 प्लस 273, इग्नोर कीजिए उसे। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम? ऐड करेंगे तो कितना आ जाना है इसका 298। क्या यही आएगा केल्विन? तो आंसर हो गया फटाफट से इसका। वैसे 373 का निकाल लेते हैं फटाफट से। केल्विन के अंदर 373 प्लस 273 कितना हो जाना है ये? मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका 6, 4 एंड 6। एक बार आप और देख लीजिएगा इसको, मेरे हिसाब से ये 646 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? पहला है 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, अगर वो पूछ रहा है कि कोई भी मैटर दे दिया और पूछ रहा है कि इतने टेम्परेचर पर उसकी कौन सी फिजिकल स्टेट हमें देखने को मिलेगी, तो उसके लिए हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है वाटर के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर ना लिखा हो तो हम क्या बोल देंगे? अच्छा लिखाइए ना, वाटर लिखा है यहाँ पे। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और हमने ग्राफ भी बनाया था, आपको ध्यान होगा। तो अब ये पहला पूछ रहा है 250 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 250 डिग्री सेल्सियस से पहले 100 डिग्री सेल्सियस आया होगा और वहीं पर हमारा जो वाटर है वो स्टार्ट हो गया होगा वेपर बनने में, मतलब कि गैसियस स्टेट में। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर तो बिल्कुल 101% वो कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस है। ठीक है, अब ये बी में दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट है ये। तो अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये गैसियस, हमारा आंसर एक तो होगा गैस भी हो सकता है या और लिक्विड। क्यों लिक्विड? क्योंकि भैया बॉइलिंग पॉइंट पर बात कर रहे हैं और हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्टेट कन्वर्ट होती है तब। तो स्टेट कन्वर्ट किससे हो रही है? लिक्विड से गैस ही तो हो रही है। अब देखो यहाँ इस डायग्राम से समझते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, यहां पर ही तो हमारा ये स्टेट चेंजिंग हो रहा है, तो ये लिक्विड भी हो सकता है। देखो यहाँ लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में। तो ये लिक्विड भी है और गैस भी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये वेपर है कि लिक्विड है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ स्टेट? अच्छा ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, उसमें हम देख रहे थे कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था जब भी हम फिजिकल स्टेट चेंज हुई थी। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। अब देखो हमने जब स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की तो हम बता रहे थे मैटर की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स। वहां पर हमने देखा था पार्टिकल्स
के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उस वक्त क्या है, हमारी जो एनर्जी थी, जब भी देखो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, the heat energy is used up to free the particles from force of attraction, force of attraction। देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि हम लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाते हैं, और लिक्विड से गैस में जाने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो जो हमारी हीट एनर्जी है, जो हम हीट दे रहे हैं, वो अभी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं कर रही, क्योंकि वो हीट एनर्जी कहां जा रही है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था लिक्विड के, उन अट्रैक्शन को कम करने के लिए, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वहां एनर्जी खर्च हो रही है अभी, ठीक है। और वो दूर दूर हो गए तो लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां इसीलिए ही टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ स्टेट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैंने लेक्चर में भी इसे डिटेल में समझाया है, ठीक है। फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक एयर। ये कहां से क्वेश्चन आया, ये आया चेंजिंग ऑफ स्टेट से, फैक्टर से। हमने दो फैक्टर्स देखे थे, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये वहीं से पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ लिक्विफाई करना है, मतलब कि हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्या किसको, एयर को। एयर कौन सी है, गैस से। तो हमें कहां से जाना है, गैस से लिक्विड की तरफ। तो सबसे पहली बात तो कर लेते हैं हम, आंसर क्या लिखेंगे इसका, बाय टेम्परेचर क्या करेंगे हम, बाय टेम्परेचर। बताओ, आप बताओ क्या करेंगे टेम्परेचर से, टेम्परेचर से क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम, लोअरिंग द टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होंगे, थोड़े से आराम करेंगे, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, अब कम होगा, इधर उधर नहीं दौड़ रहे होंगे, तो वो कहां से आ जाएंगे, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड बाय प्रेशर का क्या करेंगे, इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग द, या डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर। मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। प्रेशर का इंक्रीज करेंगे, इसको भी समझ लो, कंसेप्ट से समझो। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि उन्हें जबरदस्ती धक्का देना, और धक्का देंगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आएंगे तो लिक्विड स्टेट बन जाएगी हमारी। तो आपको समझ में आ गया, ये सजेस्ट मेथड कर दिया कि भैया टेम्परेचर कम कर देना और प्रेशर इंक्रीज कर देना, प्रेशरिंग नहीं, प्रेशर भाई, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। व्हाई डज डेजर्ट वाटर कूलर gives cool air during hot sunny day, or why the store water in, why we store water in earthen pot during summer। earthen pot का मतलब है मटका, ये क्या है, मटका, ठीक है, मटका। तो इवेपोरेशन में हमें ध्यान होगा, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग में हम ये सारे एग्जांपल्स देख रहे थे, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल और चलते हैं, थोड़ा सा। इसने कहा है हॉट सनी डे में ऐसा क्यों होता है, हॉट सनी डे का मतलब है कि टेम्परेचर क्या है उस दिन, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा है तो हमने फैक्टर्स में देखा था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा कूलिंग, ठीक है। तो इसीलिए व्हाई डज डेजर्ट वाटर कूलर गिव्स कूल एयर। तो ये कूल एयर क्यों देता है, क्योंकि उस दिन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए हमें कूल एयर मिलती है। और इसी का ही आंसर हो जाएगा, अर्थन पोर्ट का भी सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस। फर्स्ट, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है, जो हम बिस्तर में रखते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए, इन सभी चीजों से, तो नेफ्थलीन की हम गोलियां रख देते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई भी सॉलिड नहीं छूटता और एकदम डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, इसको समझ सकते हैं कि हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसेज स्टेट में, बिना कोई लिक्विड स्टेट के आए। तो यहाँ पर यही प्रोसेस होता है कि जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है, उनमें कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है,
कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन या डायरेक्ट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ओके, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कह रहा है कि जब हम दूर होते हैं, कुछ मीटर्स दूर होते हैं, फिर भी हम परफ्यूम को स्मेल को गेन कर लेते हैं या हम पहचान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। तो क्या हो रहा होता है कि जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया, तो जो परफ्यूम वाली गैस थी और जो हमारी नॉर्मल एयर है, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और मिक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंच जाते हैं, इवन हम मीटर्स, कुछ मीटर्स दूर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन। डीप में जाए तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि गैस में सबसे रैपिडली डिफ्यूजन होता है, एक टेबल बनाई थी, याद हो आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम 3 साइंस पढ़ के आए हैं, उनका यूज करेंगे अभी अच्छे से। तो ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें अरेंज करना है इन सभी को। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डेंसिटी, जब भी ये बात आ जाए तो मैंने बताया कि किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस लिख लेंगे, जो भी एग्जांपल दे रखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही फ्रेम होगा, ठीक है। और हम जानते हैं किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, बताओ? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें? गैस में। एकदम आवारागर्दी करते हैं गैस वाले पार्टिकल्स। तो चलो आ जाओ, लिखते हैं फटाफट से, कौन सॉलिड कौन लिक्विड। बताओ वाटर क्या है? वाटर है लिक्विड। शुगर क्या है? शुगर सॉलिड। और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अरे ये तो बहुत सिंपल है, क्या है बता देंगे फटाफट से। अब साइन का यूज करते हैं, जो भी 3 पढ़ के हैं। तो बताओ, शुगर में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो मैं लिखता हूं आंसर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? शुगर। ये इस तरफ इसका मुंह खोल दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका है? मुंह किसकी तरफ? जहां ज्यादा होगा, तो ये मुंह इसका खोल दिया शुगर की तरफ। अब शुगर से कम किस में होता है? लिक्विड। शुगर सॉलिड है, अब लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे, तो लिक्विड में आ गया वाटर। अब इसका मुंह वापस से इसकी तरफ खोल दिया, क्यों? अभी देखो यहां क्या लिखने वाले हैं अपन? ऑक्सीजन। अब मैं समझा देता हूं एक बार, देखो मुंह खोल रखा है शुगर की तरफ और वाटर इसके पीछे। कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो भी चीज आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें शुगर ज्यादा है, वाटर कम है। शुगर ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में ज्यादा है, वाटर में कम है। और वाटर और ऑक्सीजन में देखेंगे तो किसमें ज्यादा है? वाटर में। ऑक्सीजन में कम है, तो इसलिए मुंह अब वाटर की तरफ है ऑक्सीजन से, जब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको साइन भी यहाँ पर यूज करवाना सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव? 273 केल्विन का मतलब है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 27 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर हम एक तो ले लें आइस और एक ले लें वाटर। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों स्टेट हो सकती है। अभी वो इसका क्वेश्चन भी किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस पे बताया ना कि लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है। उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है। तो वही बात बोल रहा है ये कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर एक तो हम ले आइस और एक ले हम वाटर, तो ठंडा कौन अच्छा करता है या मोर इफेक्टिव? हमें पहले से ध्यान है आइस करती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? और एक ऐसा ही, इसका मेन दोनों का सेम ही रीजन होगा ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रोड्यूस सिवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये कह रहा है कि कौन अच्छे से आपको जलाएगा, एक तो उबलता हुआ पानी या भाप। तो इसका आंसर तो हमें पहले से ध्यान है। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन जरूर करना, ज्यादा मत कर लेना। तो स्टीम ज्यादा बर्न करती है हमारी स्किन को बजाय बॉइलिंग वाटर के। अब इसका रीजन क्या है, हम रीजन देते हैं। देखो रीजन ये है कि जैसे ही मान लीजिए हम कन्वर्ट कर रहे थे किसको? वाटर को आइस के अंदर, तो क्या हम एनर्जी वहां से निकाल रहे थे? टेम्परेचर कम कर रहे थे, एनर्जी निकाल रहे थे वहां से। अब जैसे ही आइस को वाटर में आना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे टेम्परेचर देना होगा। और जब भी स्टेट चेंज होती है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो हीट लेगा आइस। एक तो क्या लेगा? आइस से, जैसे मान लीजिए, आराम से समझिए, आइस से वाटर कन्वर्ट होगी।
अब आइस ज्यादा कूल क्यों देता है? क्यों देता है? क्योंकि आइस एक तो टेम्परेचर लेता रहता है और अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करता। हीट लेता रहता है और अपना टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पहले तो लिक्विड स्टेट में जाएगा ना, और स्टेट चेंजिंग में टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होता, तो फिर पानी में चला गया, उसके बाद वो हीट लेगा, फिर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में और अब वो हीट लेगा तो अब वो कोई और स्टेट में थोड़ी कन्वर्ट होगा, अब तो उसका टेम्परेचर डायरेक्ट ही बढ़ने लग गया। लेकिन आइस में ऐसा थोड़ी हुआ था, डायरेक्ट टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा, कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और हमारी हीट चली गई, इसीलिए आइस अच्छे से कूल करती है। और फिर स्टीम का क्या है? स्टीम ज्यादा क्यों हमें जलाती है? स्टीम क्या होती है? स्टीम अब किस में कन्वर्ट होगी? अगर हम जैसे स्टीम को टच करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होगी। अब स्टीम जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होगी तो सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो हीट क्या है? हीट रिलीज करेगी स्टीम, हीट रिलीज करेगी स्टीम बिना टेम्परेचर कम किए अपना। क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्टीम हीट रिलीज करेगी, फिर वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर और हीट रिलीज करेगा, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ जाएगा, फिर वो हीट रिलीज करता रहेगा। तो इस तरीके से स्टीम ज्यादा बर्न करेगी और आइस ज्यादा कूल करेगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। स्टेट चेंजिंग करेंगे पहले ये दोनों, फिर उसके बाद में काम होगा। तो ड्यू टू स्टेट चेंजिंग, ड्यू टू, अब आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के इसे लिख सकते हैं, ड्यू टू स्टेट चेंजिंग। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन देख लीजिए, एक डायग्राम से समझ सकते हैं, जो भी आप समझे। तो देखो यहाँ लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड और ये लिख रखा है गैस। अब ये चेंजिंग ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है। वैसे तो हमने वहीं पर कर लिया इसे क्लियर, एक बार और देख लेते हैं। देखो जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, और प्रेशर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। ये आपको कंसेप्ट वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। और जब हम गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं तो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज तो कर रहे हैं प्रेशर को और डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है। अब ये यहाँ जो एरो दिखा रहा है, यहाँ हमें प्रोसेस के नाम लिखने हैं, तो आप बताएंगे वैसे प्रोसेस, आप कमेंट में लिखेंगे। मैं इसे ए नाम दे देता हूं, ए, बी, सी, डी, ई और ये है एफ। अब आप इसे कमेंट में आंसर करेंगे। तो ए क्या होगा इसका आंसर बताएंगे? ए क्या होगा? ए क्या है? सॉलिड से गैस जा रहे हैं, इसका प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। फिर बात करते हैं बी की, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे अपन? मेल्टिंग। ध्यान है कि नहीं है भाई? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस जा रहे हैं, वेपराइजेशन। फटाफट आंसर बोलो, वेपराइजेशन, कमेंट में लिखो। और डी क्या है? लिक्विड से सॉलिड, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। फ्रीजिंग लिख देते हैं, आसान है। सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड कन्वर्ट, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं। गैस से लिक्विड में आना, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ये क्या हो गया? ए बी सी डी ई, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है क्या? गैस से सॉलिड आ रहे हैं, ये सब्लिमेशन था ना, डी लगा दो आगे, खत्म। डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। तो अब आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने क्यों नहीं करा है। एक तो क्वेश्चंस आएंगे इनके, जैसे ये हमने देखा है सब्लिमेशन, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, तो डेफिनेशंस आएगी इस चैप्टर से। मैटर की डेफिनेशन आ सकती है, इनकी डेफिनेशंस पूछ लेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप देख ही लेंगे, ये तो अपने नोट से आराम से मिल जाने वाली है, ठीक है। और फिर वो डिफरेंस पूछ सकता है वेपराइजेशन, इवेपोरेशन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने टेबल्स बनाई है एक वो इंपॉर्टेंट है, प्लस में इनकी डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा, व्हाट इज मैटर, ये सारी छोटी मोटी डेफिनेशंस। और जो क्वेश्चन रीजनिंग वाइज और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। तो बस ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको अगर मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे और सेंड करिए अपने दोस्तों को, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।